नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है इतिहास का वर्गीकरण के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पुलिस बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इतिहास का सिलेबस देखेंगे और उसके बाद अपना आज का टॉपिक शुरेंगे, इतिहास का वर्गीकरण को शुरू करेंगे। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं कौन कौन सा हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इतिहास का सिलेबस कवर करेंगे और उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री के सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले इतिहास का वर्गीकरण: सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, कड़प वंश व सातवाहन वंश। भारत पर विदेशी आक्रमण के भारत पर किस किस ने विदेशी आक्रमण किए थे। कुषाण वंशों के बारे में, गुप्त वंश, वर्धन वंश, संगम युग और साथ ही दोस्तों चोल वंश के बारे में अच्छे से जानेंगे। और साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं पांड्य वंश के बारे में, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, अरब आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, मुगल काल का पतन, मराठा साम्राज्य, भारत में यूरोपियों का आगमन, कर्नाटक युद्ध, बंगाल के नवाब और साथ ही आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, बंगाल के गवर्नर जनरल, 1857 का विद्रोह, किसान विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल का विभाजन, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी युग, सिख साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। तो इन सभी को हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इतिहास का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। आप दोस्तों, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक आता है इतिहास का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो जो इतिहास का वर्गीकरण है हम इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता कहा जाता है। और ये हेरोडोटस कौन थे? यूनान के निवासी थे। याद रखें दोस्तों, जो हेरोडोटस थे जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, ये यूनान के निवासी थे। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। आप इतिहास के वर्गीकरण की यदि बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, तो इतिहास का वर्गीकरण हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। यानी पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इस काल के लिखित यानी रिटन डॉक्यूमेंट्स यानी रिटन साक्ष्य एविडेंस नहीं मिले हैं। और ये पुरातात्विक साक्ष्य मिले। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है ऐसी पुरानी चीज़ें या वस्तुएं जो कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई थी, ये हमें मिली हैं, जिनके द्वारा हमें ये पता लगता है कि यहाँ के कोई भी लिखित साक्ष्य यानी एविडेंस नहीं मिले हैं। जैसे पाषाण काल। तो पाषाण काल में दोस्तों मानव के द्वारा पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जिनके द्वारा हमको ये पता लगता है कि इस काल के कोई भी लिखित साक्ष्य एविडेंस नहीं मिले हैं, ताकि इस काल के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमको मिल सके। यदि दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो इसका दूसरा पार्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करते हैं तो इस काल के लिखित साक्ष्य यानी रिटन एविडेंस मिले हैं, लेकिन दोस्तों इनको पढ़ा नहीं गया है। जैसे इनकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। और जैसे एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी रिटर्न एविडेंस या साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा नहीं गया, यानी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या इस प्रकार यहाँ पर कुछ यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे मिले हैं। तो ये समझ में ही ना आ रहा है किस प्रकार के यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब तीसरा भाग आता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल की हम बात करेंगे तो इस काल के लिखित साक्ष्य यानी रिटन एविडेंस मिले हैं, साथ ही इनको पढ़ा भी गया है। साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, यानी साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं जो कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं जो कि
पाई गई हैं और जिनके द्वारा हमको पता लगा है। और साहित्यिक साक्ष्य होते हैं जैसे पांडुलिपियाँ, कुछ बुक्स वगैरह मिली हैं जिनके द्वारा यहाँ की यानी इस काल की जो है जानकारी मिलती है। तो इतिहास का वर्गीकरण हम इन 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों को जो है हम बांट कर पढ़ेंगे, इन तीनों को जो है कितने कितने भागों में बांटा गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जबकि हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन 3 भागों में बांटते हैं। तो अब इन सभी को हम एक एक करके जो अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर देंगे प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण। तो प्रागैतिहासिक काल के वर्गीकरण की यदि बात की जाए तो इसका पहला भाग आता है पुरापाषाण काल। तो अब पुरापाषाण काल के टाइम की हम बात करते हैं तो ये अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक यानी ईसा पूर्व रहा था। तो दोस्तों जो पुरापाषाण काल था इसका समय अभी पता नहीं लग पाया ये कब से जो है स्टार्ट किया था, लेकिन लगभग 10,000 BC तक जो है पुरापाषाण काल समय जो है रहा था। अब इसमें जो है मानव का जीवन कैसा था, यानी पत्थरों का युग था, जीवन अस्थिर था, खाना बदोश था, पत्थरों का उपयोग करता था, शिकार का अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाता था, आग की खोज हुई थी और चित्रकारी की शुरुआत। तो अब इन सारे पॉइंटों को समझते हैं। यानी दोस्तों जो पुरापाषाण काल था इसमें जो है पत्थरों का युग था, यानी इस काल में जो है मानव पत्थरों का प्रयोग जो है करता था। किसका? पत्थरों का प्रयोग करता था किसी भी चीज़ को बनाने में या कुछ भी A to Z क्रियाएं करने में। जीवन अस्थिर था, यानी इस काल के समय मनुष्य को पता ही नहीं था कि स्थायी बस्ती बनाकर जो है एक जगह रहा जाता है। ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आता जाता था। इसे ना तो खाने का पहनने का सलीका था, ना जो है खाने पीने का किसी चीज़ की जो है इसको कोई जानकारी नहीं थी। यानी ये जो है अस्थिर जीवन जी रहा था पुरापाषाण काल में। खाना बदोश, यानी खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। इसको ये समझ नहीं थी कि खेती करके जो है एक स्थान पर जो है अनाज उगाया जाता है और उसको जो है अच्छे से एक जगह स्थान पर रहकर जो है खाया जाता है। इसको जब कोई चीज़ पता ही नहीं किस प्रकार कृषि की जाती है, खेती की जाती है, तो इसलिए खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। पत्थरों का युग, यानी इस काल में जो है पत्थरों का प्रयोग करता था अपनी सुरक्षा के लिए, A to Z किसी भी चीज़ के लिए। शिकार का अल्प ज्ञान, यानी इस काल में जो है पुरापाषाण काल में मनुष्य को शिकार का अल्प ज्ञान था, मतलब इससे शिकार करने का जो है इसको थोड़ा बहुत ही ज्ञान था, इसको पता नहीं था शिकार कैसे करना होता है। तो ये आपको याद रखना है। और कच्चे मांस की हम बात करते हैं तो ये कच्चा मांस खाता था, इसको पता नहीं थी कि कच्चा मांस या भोजन जो है पकाकर भी खाया जाता है, क्योंकि इस समय आग की खोज भी नहीं हुई थी। पुरापाषाण काल के अंत में जो आग की खोज होगी और साथ ही आग की खोज जो है इसी काल में होती है पुरापाषाण काल में, लेकिन अंत तक ही होती है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही पुरापाषाण काल में जो है चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। तो चित्रकारी, कैसी चित्रकारी की शुरुआत हुई थी? तो चित्रकारी की शुरुआत की हम बात करते हैं तो पत्थरों को काट कर जो है चित्रकारी की जाती थी। तो शैल चित्रकारी की शुरुआत किसकी? शैल चित्रकारी, यानी रॉक पेंटिंग्स। अब इनके एग्जाम्पल जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं, जिनको महाभारत कालीन गुफाएं भी जो है माना जाता है। क्या दोस्तों? महाभारत कालीन गुफाएं। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिनकी खोज 1957-58 में BS बाकड़कर के द्वारा की गई थी। यूनेस्को के द्वारा इनको 2003 में शामिल कर लिया गया था। तो जो शैल चित्रकारी का एग्जाम्पल है भीमबेटका की गुफाएं, जिनको महाभारत कालीन गुफाएं भी माना जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इनकी खोज यानी इनको डिस्कवर 1957-58 में BS बाकड़कर ने किया और इनको यूनेस्को में 2003 में शामिल कर लिया गया था। तो ये आपको याद रखना, ये था पुरापाषाण काल जिसमें मानव को शिकार का अल्प ज्ञान था, पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थरों का युग था, खाना बदोश था, जीवन अस्थिर था, आग की खोज हुई और चित्रकारी की। तो ये आपको याद रखना है। अब आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है BC और AD में क्या फ़र्क होता है? तो BC मतलब ईसा पूर्व, AD मतलब EC। ईसा पूर्व से यानी BC से मतलब है दोस्तों ईसा मसीह। ईसा मसीह कौन थे? तो ईसा मसीह जो है क्रिश्चियन समुदाय के कौन थे दोस्तों? गॉड यानी भगवान थे। तो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की घटनाएं हैं उनको हम BC में लिखते हैं और ईसा मसीह के जन्म की जो बाद का समय है इसको हम ईसवी में लिखते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना यानी बिफोर क्राइस्ट,
जैसे एग्जांपल 10,000 BC से 5,000 BC, यानी इसमें जो है समय घटता है। लेकिन AD यानी ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी आफ्टर बर्थ, एग्जाम्पल 1206 से लेकर 1290, यानी AD में जो है समय बढ़ता है और जबकि BC में समय घटता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा AD और BC में क्या फ़र्क होता है। अब इसका प्रागैतिहासिक काल का दूसरा भाग आता है जिसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल भी इसको कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल की यदि बात करते हैं तो इसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहेगा। जो मध्य पाषाण काल है इसका समय कब से कब तक रहेगा, तो इसका समय 10,000 BC से 4,000 BC तक रहेगा। अब जो मध्य पाषाण काल है इसका अन्य नाम क्या है, इसको लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, इसको जो है लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। यानी जो मध्य पाषाण काल है इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का जो है बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था, जिनको जो है माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया। किस नाम से दोस्तों, माइक्रोलिथ के नाम से जो है जाना गया। क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है, छोटे छोटे पत्थरों को जो है माइक्रोलिथ कहा जाता था मध्य पाषाण काल में। और साथ ही मध्य पाषाण काल आते आते जो है मानव को शिकार करने का पूर्ण ज्ञान हो गया था। पूर्ण ज्ञान मतलब मध्य पाषाण काल आते आते जो है शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था, यानी मानव जो है विकसित हो रहा था धीरे धीरे। अब इसको जो है शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया, इसको पता चल गया था कि शिकार जो है कैसे करते हैं। तो इस शिकार करने के लिए जो है तीर कमान का प्रयोग करने लगा था, यानी शिकार करने के लिए तीर कमान का प्रयोग करने लगा। और साथ ही मध्य पाषाण काल से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। किसके, पशुपालन के साक्ष्य। तो ये पशुपालन के साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए थे, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से। मानव के द्वारा पहला पालतू किसको, कुत्ते को जो है मानव के द्वारा पहला पालतू पशु जो है बनाया गया था। तो मानव को जो है पहला पालतू पशु किसको बनाया गया था, कुत्ते को। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बागोर राजस्थान से। पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी, मध्य पाषाण काल में। शिकार काल पूर्ण ज्ञान किस काल में, मध्य पाषाण काल में। तो ये आपको याद रखना है। तीर कमान का प्रयोग मध्य पाषाण काल में। अब यहाँ पे शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई। शव दफनाना, शव मतलब डेड बॉडी, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको दफनाने की जो प्रथा की शुरुआत हुई थी ये मध्य पाषाण काल में हुई थी। अब दोस्तों इनको जो है ये कैसे पता लगा कि ये व्यक्ति जो है मर गया है, यानी इनके साथ का कोई व्यक्ति जो है मर गया होगा तो इन्हें लगा होगा ये व्यक्ति जो है सो रहा है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको उठाने की कोशिश की होगी और इनको समझ आया होगा ये जो है अब नहीं उठने वाला है, तो इसलिए जो है इन्होंने डेड बॉडी को जो है दफनाना शुरू कर दिया था। अब इस समय दोस्तों शमशान घाट वगैरह जो है नहीं हुआ करते थे या कब्रिस्तान वगैरह, तो इसलिए जो है इनको डेड बॉडी जो है कहाँ पर दफनाते थे, घर में ही जो है दफनाते थे। अब ये हमको कैसे पता लगा है कि ये डेड बॉडी जो है घर में ही दफनाते थे, क्योंकि कुछ एविडेंस या साक्ष्य मिले जिनसे हमें ये पता लगता है। जैसे लेखिया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पड़ता है, यहाँ से जो है 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। दमदमा यूपी से एक ही कब्र से जो है 3 समाधि मिली है, मतलब चाहे पति पत्नी या बच्चा हो सकता है, तो एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल जो है मिले हैं। माहदहा यूपी से युगल समाधि मिली है। लंगनाज गुजरात से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि डेड बॉडी को दफनाया जाता था और मरे हुए पशुओं को भी जो है दफनाया जाता था, जिसके साक्ष्य मिलते हैं लंगनाज गुजरात से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये शव दफनाने की प्रथा आपको समझ आई होगी, इसके साक्ष्य एविडेंस कहाँ से मिले ये भी आपको पता लग गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो आज की क्लास जो है अब हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, नव पाषाण काल के बारे में, और इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।